Good morning, student. Today we will learn chapter 10. It is new empires and the kingdom. इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था. अब हमें सेकंड पार्ट इसका पढ़ना है. इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका जो पेज नंबर है 114 जो पेज नंबर है वहाँ से स्टार्ट है, जिसमें हम हर्षवर्धन और हर्षचरित्र लिखा हुआ है. हर्षवर्धन और हर्षचरित्र उसका एक पैराग्राफ पढ़ लिया था. सेकंड पैराग्राफ से हमको स्टार्ट करना है. हर्ष वॉज नॉट द एल्डर सन ऑफ हिज फादर but became king of transfer about both his fathers and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of the Kannauj and he was killed by the ruler of the Bengal. Harsh took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the rule of the Bengal. मतलब जो हर्ष था वो बड़ा बेटा नहीं था. बड़ा बेटा जो था वो युद्ध लड़ता हुआ मर गया था और हर्ष जो था वो उसने कन्नौज पर अधिकार किया और फिर बंगाल पर अपनी सेना को भेजा. ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन ईस्ट एंड कॉन्क्यूर्ड द मगध एंड द प्रॉबली बंगाल ऑल्सो, ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल एल्वेयर्स. उसने पश्चिमी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार किया. इधर उसने मगध में अधिकार किया और एक बंगाल जो था वहाँ तक ये पहुँचा है. ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डिकैन बट वॉज स्टॉप्ड बाय द रूलर बिलोंगिंग द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशन II. अब ये जो था नर्मदा नदी के उधर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, लेकिन उधर चालुक्य वंश का जो पुलकेशन द्वितीय राजा था उसने उसको रोक दिया. लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड लिस्ट द प्रेजेंट डे स्टेट विच द हर्षवर्धन पास थ्रू व्हेन ही वेंट टू बंगाल एंड अप टू द नर्मदा. तो ये एक पॉलिटिकल मैप है, उसमें बताया गया है कि हर्षवर्धन ने किस तरीके से धीरे धीरे ये बंगाल और फिर नर्मदा की ओर बढ़ता गया. द पल्लव्स, द चालुक्य एंड द पुलिकेशन प्रशस्ति. The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasty in the South India during the period. दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य और बाद में चौल के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो पल्लव और जो चालुक्य थे वो दक्षिण भारत में उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहे थे. द किंगडम ऑफ द पल्लव्स स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that's what Chalukya was the center around the Rachel drop between the rivers Krishna and the Tungabhadra. तो पल्लवों का और चालुक्यों का फैलाव था वो कहाँ कहाँ तक था. पल्लव जो थे उनकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी जो कि कावेरी नदी और उसके डेल्टा के आसपास थी, और जो चालुक्य थे वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र उनका था. Ahol, the capital of the Chalukya, was an important trading center. It's developed as a religious center with a number of temples. The Pallavas and Chalukya frequently raided one another lands, especially attacking the capital cities, which were prosperous towns. जो ये कैपिटल थी अहोल करके कैपिटल थी चालुक्यों की, वो बहुत ही व्यापार की दृष्टि से बहुत ही मुख्य केंद्र था. यहाँ पर जो व्यापार था बहुत उन्नत अवस्था में था और यहाँ पर यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे मंदिर बने हुए थे. पल्लव और चालुक्य क्या करते थे कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और स्पेशली वहाँ का जो कैपिटल सिटीज़ होती थी, मतलब उन पे जिस पे कि जहाँ धन संपदा ज़्यादा थी, ऐसे राज्यों में जाते थे और आक्रमण करते थे और उनको जीतकर अपनी संपदा में मिलाते थे. द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर्स वॉज पुलिकेशन II. We know about him from the Prashasti composed by his court poet Ravikriti. This tells us about his ancestors who are traced back through 4 generations from fathers to son. Pulication evidently got to kingdom from his uncle.
तो जो चालुक्य वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा जिसे कह सकते हैं वो पुलकेशिन द्वितीय था, और उसे अपना ये साम्राज्य है वो अपने अंकल के द्वारा मिला था। और इसके बारे में जो जानकारी है उनके दरबारी कवि रविकृति उन्होंने अपनी प्रशस्ति में इनके बारे में लिखा है। तो इनके बारे में ज़्यादातर मतलब शासकों का उल्लेख नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट जो शासक थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इन्हें ये अपना साम्राज्य मिला था, अपने चाचा से मिला था। अकॉर्डिंग टू द रविकृति ही हैड expansion along both the west and east coasts. Besides, he checked the advance of the Harsh. There is an interesting play of words in the poem. Harsh means happens. The poet says that after his defeat, Harsh was no longer Harsha. Pulication also attacked the Pallav king, who took shelter behind the walls of the Kanjipuram. अकॉर्डिंग टू द रविकृति, जो पुलकेशिन द्वितीय के समय के जो कवि थे रविकृति, उन्होंने अपनी प्रशस्ति में बताया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने अपने साम्राज्य का फैलाव पश्चिम और वेस्ट एंड ईस्ट, पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यदि हम हर्ष के बारे में पढ़ें तो हर्ष का मतलब होता है हैपेंस। द पोएट से आफ्टर हिज डिफीट, लेकिन जब हर्ष हार गया था तो हर्ष नहीं रहा। पुलिकेशन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग, इसी तरीके से पुलिकेशन ने हर्ष को हराया, उसके अलावा पल्लव राजाओं को भी हराया। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ द कांजीपुरम, और उन्होंने जो पल्लव राजा थे उन्होंने फिर कांजीपुरम के अंदर जाकर शरण मांगे। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। Ultimately, both the Pallavas and the Chalukya gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and the Chol dynasty. About this you will study in class 7th. मतलब जो फिर भी चालुक्यों का जो वंश था वो ज़्यादा नहीं चला, इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ने को मिलता है। और इसके बाद में जो चौल वंश था वो आ गया था, जिसके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। Who were the other rulers who tried to control the coast एंड वाई? अब दूसरे शासक कौन थे जिन्होंने राज्य किया, कैसे किया? हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेटिव, अब वहाँ का प्रशासन कैसा था, है ना। तो ये तो हमने पढ़ा कि कैसे कैसे राजा आए, कौन कौन से वंश आए। अब वहाँ पर प्रशासन किस तरीके से चलता था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज इन द केस ऑफ द अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेंडेड इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रूलर्स एंड द विलेज रिमेंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उस समय के जो राजा थे उनके राजस्व का प्रमुख जो भाग होता था वो लगान से आता था, भूमि कर से आता था, जो कि गांवों से वसूला जाता था। प्रशासन जो चलता था वो राजस्व से चलता था। राजस्व इकट्ठा कैसे होता था? लगान से इकट्ठा होता था, जो कि गांवों से वसूला जाता था। There were some new developments as well. Kings adopted a number of steps to win the support to men who were powerful, either economically or socially, or because of their political and the military strength. For instance, इसके अलावा राजस्व को बढ़ाने के अलावा जो सम्राट था उसने और भी कई शक्तिशाली कदम उठाए थे। जैसे जो आदमी जो था जिसकी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी कि जिस राजा से पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन उसे स्ट्रेंथ मिल रही है, ऐसे आदमियों को उन्होंने अपने साथ में मिलाया, जो इकोनॉमिकली पावरफुल थे, जो सोशली पावरफुल थे, और जिनके पास काफ़ी अच्छी सेना हुआ करती थी। तो ऐसे जो राजा हैं उनको अपने साथ मिलाया। Some important administrative posts were now hereditary. This means that son succeeds father to this post. For example, the poet Harishchandra was a Mahanand Nayaka or chief judicial officer like his father. अच्छा, कई जो पद थे वो तो वंशानुगत चल रहे थे, पुत्र के बाद बेटे को राजा बनाया जाता था। जैसे कि जो
हरिश्चंद्र था वो महापद्मानंद की उन्हें उपाधि मिली थी, जो कि उन्हें उनके फादर के स्थान पर ही मिली थी। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर्स फॉर इंस्टेंस बिसाइड्स बीइंग अ महानंद नायक। हरिश्चंद्र was a Kumar Amatya, meaning an important minister, and the Sandhi वग्रज्ञ मीन्स द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। मतलब इस समय जो दो महत्वपूर्ण उपाधि थी, एक तो कुमार आमत्य, उसका मीनिंग था बहुत ही महत्वपूर्ण पद का मंत्री। उसके अलावा जो प्रमुख सेनानायक होता था उसको उसे संधि विग्राहक कहा जाता था, जो कि दो देशों के बीच में संधि का कार्य करता था और युद्ध का कार्य भार संभालता था। तो ये महत्वपूर्ण पद थे कुमार आमत्य और संधि विग्राहक। ठीक है। Beside importance, men probably had a say in local administration. This included the Nagar Shastri or chief banker of merchant of the city. The Sartvaha or leader of the merchants कारवांस। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो उसमें जो एक तो नगर शास्त्री मुख्य होता था, एक सार्थ कारवां होता था जो कि चीफ बैंकर और मर्चेंट होते थे शहर के। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up the independent kingdom. हालांकि उस समय की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत बढ़िया पॉलिसीज़ थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने विरोध किए और अपना एक अलग ही शासन बना दिया, उनका खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया, अपना खुद का एक अलग ही राज्य बना दिया। यानी कि नए छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होने लगा, जो कि काफ़ी अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया सम्राट से और अपने आप को अलग ही उनकी सेना होने लगी और अलग ही शक्तिशाली बना दिया। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी like earlier rulers, some of these kings maintains a well organized army with elephants and cavalry and foot soldiers. Besides, there was a military leaders who provided the king with the troops when he needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grants of the land. They collected revenue from the land and they used this to maintain soldiers and horses and provide equipments of the warfare. These men were known as the Samants. Where the rulers was weak, Samants tried to become independent. अब देखिए जो इनकी नई सेना जो बनी उसके अंदर सेना होती थी, सेना के अंदर हाथी होते थे, पैदल सैनिक होते थे, उसके अलावा भी कई सैनिक रखे हुए थे और बड़े जो पोस्ट के अधिकारी थे वो रखे हुए थे, मतलब सेना को संभालने वाले सेना नायक। इसके अलावा सैनिकों की टुकड़ी होती थी जो कि जिन राजाओं ने अधीनता स्वीकार की गई थी उन्हें दी जाती थी, है ना। दे वर नॉट पेड रेगुलरली सैलरीज, और जो इनको जो है रेगुलर सैलरीज पे नहीं की जाती थी, इनको सम्मान देने के लिए भूमि दी जाती थी तोहफे के रूप में। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूजेस दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। तो जो राजा होते थे वो लगान वसूल करते थे और फिर उससे सैनिकों का और जो घोड़े हैं जो कि लड़ाई में काम में आ रहे हैं उस सेना का भरण पोषण करते थे। दिस मैन वर नोन एज द सामंत। तो ये जो सामंत होते थे जिन्हें लगान वसूल का कार्य सौंपा जाता था वो बाद में काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और इंडिपेंडेंट हो गए थे।
Assemblies in the southern kingdoms. The inscription of the Pallavas mention a number of local assemblies. These included the Sabha, which was an assembly of Brahmin landlords. This assembly functions through sub-committees which look at after irrigation, agriculture, operation, making roads, local temples, etc. The Arv was the village assemblies found in area where the landowners were not Brahmins, and the Nagaram was an organized room of merchants. It was likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landlords and merchants. Many of these local assemblies continued to the function for the centuries. जब हम प्रशस्ति पढ़ते हैं पल्लवों की तो उसके अंदर हमें लोकल असेंबली यानी कि जो जनसभा है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है. दिस इंक्लूडेड द सभा विच वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स. और ये सभा होती थी जो कि ब्राह्मण लोगों की होती थी. इसमें एक कमेटी बनाई जाती थी जिसके अंदर कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाती थी, जैसे कि सिंचाई की बात, रोड्स की बात, मंदिरों की बात, यानी कि जो भी कार्य होते थे उस प्रांत के उसकी बात की जाती थी. और जो विलेज असेंबली होती थी वो होती थी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिसमें कि ब्राह्मणों का कोई वर्चस्व नहीं था. एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट. और जो नगर में असेंबली होती थी वो व्यापारियों की असेंबली होती थी, जिसको कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो सब उसके अंदर होते थे. मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू द फंक्शन ऑफ द सेंचुरीज. तो इस तरीके की जो लोकल असेंबली है वो काफ़ी सदियों तक देखने को हमें मिलती है. तो ये अलग अलग असेंबलीज हो गई. एक एरिया की हो गई जो कि विलेज असेंबली हो गई. उसके अलावा एक लोकल असेंबली यानी कि जनसभा हो गई जिसमें कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व था. उसके अलावा एक नगर असेंबली हो गई जिसमें कि जो बाजार के अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, उनका वर्चस्व होता था और उनके मामले निपटाए जाते थे. तो इस तरीके से असेंबलीज होती थी किंगडम में. अब इसका नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, आगे के पॉइंट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.